अर्जुन को भी श्री कृष्णा की जरूरत पड़ी थी। अच्छा। तो यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर, अ पर्सन लाइक संदीप भैया कुड बी हेल्पफुल। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बहुत क्लियरली एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक बच्चा जो गांव में बैठा हुआ है, टियर 2 टियर 3 सिटी में बैठा हुआ है, गरीब फैमिली से मतलब है, मैं चाहता हूँ कि वो सर्विस में आए। क्योंकि जब वो बच्चा ऐसा बच्चा है जिसने जिया है गरीबी को, जिसने देखा है कि स्टेट मतलब जिसने देखा है कि दैट डेप्रीवेशन क्या होती है, अगर वो इंसान पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में आएगा, आई थिंक ही कुड बी और शी कुड बी एन एक्सेलेंट पॉलिसी मेकर। दे कमिटेड सुसाइड, एपिडेमिक इन्वॉल्वमेंट है, और जहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई है वहाँ पे मेंटल हेल्थ डिग्रेड होना पॉसिबल है। Hello everyone, my name is Nikita and welcome to Tapri Talkies with me Nikita. आप जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो उनको एथिक्स के लेसन देने के लिए मैंने आज अपने शो पे बुलाया है। मजाक कर रही हूँ। तो आज हमारे जो शो में आ रहे हैं वो है एथिक्स के बहुत ही रिनाउंड टीचर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट साहिर सैनी सर। हेलो सर। सबसे पहले तो वेलकम टू टपरी टॉकीज विद मी निकिता। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ कि आप हमारे शो पे आए और हमारे साथ आज कॉन्वर्जेशन करने वाले हो। तो सर सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूपीएससी। जिस इंडस्ट्री में आप इतने टाइम से जुड़े हुए हो, तो कब आप इस यूपीएससी से जुड़े और यूपीएससी आपने ये शब्द कब सुना? आपने बचपन में ही सुना होगा, कैसे वो चीज़ बताइए, अपना बैकग्राउंड बताइए प्लीज़। श्योर। निकिता, एक्चुअली क्या है कि यूपीएससी वर्ड तो जैसे हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को सुना ही देते हैं बचपन में कि तुमको और कुछ करना नहीं करना, यूपीएससी करना है। तो माय फादर एक्सपेक्टेड कि दैट आई विल डू यूपीएससी, आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर। तो वो सुना तो तब था, बट मेरा कोई, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा कोई बहुत इंक्लिनेशन था नहीं कि दैट आई विल बी गोइंग टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। इनफैक्ट मेरा ग्रेजुएशन तक कोई प्लान नहीं था कि दैट मैं यूपीएससी परस्यू करूंगा, और मेरे लिए कोई नेचुरल चॉइस था भी नहीं यूपीएससी करना। इनफैक्ट थर्ड ईयर मेरा हो गया था एंड आई रिमेंबर दिस थिंग दैट मेरा प्लान था कि दैट आई विल डू सम बिजनेस, आई विल गो टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज अरुण। ओके। तो मैं उससे अगर बात करते करते, मतलब जैसे हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था कि क्या करना चाहिए, एंड ही सेड, उसका भी शायद रैंडम रहा होगा कि दैट यार बिजनेस तो कभी भी हो सकता है, ये तैयारी करके देख एक बार। एंड आई वॉज इन लक्ष्मी नगर, दिल्ली में लक्ष्मी नगर है, सो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीए, और मैं लक्ष्मी नगर में था। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, क्लिक करा कि दैट हाँ यार यूपीएससी एक्सप्लोर करते हैं। कहीं से आ गया कि दैट हाँ पेरेंट्स भी चाहते थे, और मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और मैंने इनफैक्ट ये आ गया लक्ष्मी नगर में ना, बुक शॉप्स है मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे, और वहाँ पे मैं गया और मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या बुक्स होती है, क्या सोर्स है, क्या प्रोसेस है। मैंने दुकान वाला से जाके पूछा कि दैट यूपीएससी की तैयारी करनी है, कौन सी बुक आप सजेस्ट करोगे। अच्छा, उन्हें से मुझे तो उसने मेरे को क्या किया ना, उसने मेरे को 2 बुक सजेस्ट करी। एक तो थी ये टीएमएच की बुक आती थी, एक इतनी मोटी बुक आती थी, उसमें सारे सब्जेक्ट थे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एक वो, और एक सी सेट की बुक। वो बुक मैं अपना लेके आ गया, और उसके बाद में आई वेंट बैक टू माई होम टाउन। तो ये थर्ड ईयर की बात है, थर्ड ईयर मई जून के आसपास की बात है। मैं अपने घर पे आया कि दैट अब यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, और कोचिंग उस टाइम पे अक्टूबर में स्टार्ट होती थी। ये अच्छा। है 2012-13 है ये। अच्छा। तो उस टाइम पे कोचिंग स्टार्ट होती थी अक्टूबर में, और मैं मतलब मई जून के अंदर में वो 2 मोटी मोटी बुक्स लेके आ गया हूँ घर पे कि अब इनकी तैयारी शुरू करेंगे। और मैंने वहाँ पे, हमारी एक पब्लिक लाइब्रेरी थी, तो उसमें मैं जाता सुबह सुबह, मैं वो बुक खोलता, एंड मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। मैं वहाँ पे कभी हिस्ट्री का सेक्शन खोलता, कभी ज्योग्राफी का सेक्शन खोलता, और वो मैं 2-4 पेज पढ़ता, वो कुछ समझ नहीं आता, मैं उसको बंद करके मैं वापस आ जाता। और ये चला 2-3 महीने। अच्छा। तो मतलब मेरे को कुछ नहीं पता था कि दैट लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़नी होती है, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री के लिए पढ़नी होती है। आई वॉज क्लूलेस, और वो चलते चलते फिर मैंने मान लिया कि वहीं जाके, दिल्ली जाके, ये अक्टूबर में कोचिंग होगी, वहाँ जाके कुछ समझेंगे। तो उस टाइम तो सर वीडियोस वगैरह भी इतने नहीं होते थे जैसे आज यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, उस टाइम नहीं था। टाइम पे एक वो डोंगल आता था, अच्छा। टाटा डोकोमो का एक डोंगल आता था, वो डोंगल मैंने लिया था, हाँ। और वो 1 GB डेटा, 2 GB डेटा मिलता था। ठीक है, मतलब कुछ नहीं था उस टाइम के ऊपर में, देयर इज नथिंग ऑन यूट्यूब के हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, स्ट्रैटेजी वीडियोस, कुछ नहीं था। मैंने कोशिश करी उस टाइम पे गूगल के ऊपर में कि कोई ऐसा ग्रुप मिले कि जिन बच्चों से पूछें क्या है, कोई टीचर हो, देयर वाज नथिंग। तो वो मैं 3-4 महीने वही करता रहा, एंड अक्टूबर हैपेंड, आई केम टू मक्का ऑफ यूपीएससी ओआरएन, एंड देन जर्नी स्टार्टेड। अच्छा, फिर सर टीचिंग की तरफ कैसे आए आप?
टीचिंग और वाई ओनली टीचिंग? मतलब आपने यूपीएससी की तैयारी की, आप उसके बाद बहुत कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन वाई यू चोज ओनली टीचिंग? अब मैम टीचिंग के पीछे भी ना एक स्टोरी है कि दैट इट वाज 2015 दिसंबर। अब 2015 दिसंबर क्या था कि दैट आई गिव माय मेंस एग्जामिनेशन, और मतलब ये 2012 से 15 हो चुका था, और वही साइकिल प्रीलिम्स मेंस, तो मैंने अपना मेंस दिया 2015 के अंदर में, और थोड़ा सा ये चीज़ आ गई थी कि दैट अब बहुत ज़्यादा हो गया है, घर से पैसा नहीं ले सकते और नहीं लेना चाहिए, और थोड़ा सा फैमिली कंडीशंस उतनी भी स्ट्रांग नहीं थी कि दैट दिल सपोर्ट मी एंडलेसली, तो एक इंक्लिनेशन आया कि कुछ कर सकते हैं। और एक्चुअली क्या था कि मेरा ना स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन था कि ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पढ़ा सकता हूँ अच्छा, मेरे को लगता था कि दैट क्योंकि मैं क्या था ना, आई वॉज नेवर वेरी गुड इन एकेडमिक्स, ठीक है, तो मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कभी एकेडमिक्स में अच्छा नहीं था, तो मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि दैट जब मैं कुछ समझता था तो मैं कनेक्ट करता था कि दैट हाँ, बहुत सारे बच्चों को आप बहुत फैंसी लैंग्वेज बता दो, बहुत ज़्यादा हाई फाई मतलब टर्मिनोलॉजी बता दो, वो बच्चे को समझ में नहीं आती है, तो मेरे को समझने में प्रॉब्लम आती थी, तो मेरे को लगता था कि बहुत बच्चों को आती है, तो मैं हमेशा से कनेक्ट करता था कि कैसे हर एक चीज़ को सिंपल वर्ड्स के अंदर में समझा सकते हैं, तो एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन था, और मैं कोई ऑप्शन भी नहीं था, 2015 में था, कुछ सस्टेनेंस के लिए चाहिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के पास में ये ऑप्शन है कि या तो कुछ कंटेंट बनाए या कुछ पढ़ाए। तो व्हाट हैपेंड, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आई वेंट टू मुखर्जी नगर। अच्छा। तो मुखर्जी नगर में मेरा आइडिया ये था कि दैट या तो कुछ पढ़ाने के लिए मिल जाए या कुछ कंटेंट मेकिंग का काम मिल जाए। ये 2015 दिसंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है, प्रीलिम्स मेरा मेंस होने के बाद में। तो आई रीच टू अ कोचिंग देयर, और दिया तो किसी ने कुछ पढ़ाने के लिए नहीं। तो आप अगर मुखर्जी नगर गए हो तो बत्रा सिनेमा है, बत्रा सिनेमा की बैक साइड पे बुक्स की स्टोर है, उसकी बैक साइड पे कोचिंग थी। आई विल नॉट टेक देयर नेम। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप एक काम करो कि आप अपना खुद का यहाँ पे कुछ चला लो, और आपके स्टूडेंट्स आएंगे तो वो आप देख लेना, एंड विल डू सम रेवेन्यू शेयरिंग वाला पार्ट। सो आई सेड ठीक है, तो मैंने वहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड दे सेड कि दैट हम आपको सिर्फ एक स्लॉट दे सकते हैं सुबह 7 बजे, क्योंकि हमारी क्लासेस फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे पास में सुबह 7 बजे का एक स्लॉट है, वो हम आपको दे देंगे, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो और कोई ऑप्शन है नहीं। आई हैड नथिंग, तो आई एग्रीड कि दैट ठीक है 7 बजे लेते हैं। अब इसके बाद में ये आता है कंटेंशन के दैट किसको पता चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, क्यों मेरे पास में कोई आएगा। उस टाइम पे मैम क्या है कि अभी तो इतने ऑनलाइन सोर्सेज है, उस टाइम के ऊपर मैंने एक हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को लेके बहुत ज़्यादा ना एक हुआ था, और सबको ऐसा होता था कि दैट ये हिंदू पेपर है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जार्गनाइज लैंग्वेज होती थी। तो मैंने सोचा कि दैट अब हिंदू न्यूज़पेपर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, मैंने वहाँ पे स्टार्ट करा, एंड आई हैड मतलब मैंने पैसे बोरो किए, कुछ 10-12 हज़ार रुपये मैंने लिए, एंड वी गॉट पैम्पलेट्स प्रिंटेड। अब क्या होता था कि वहीं पे ये बतरा के पीछे में ना सारे न्यूज़पेपर वाले बैठते हैं, तो मैं सुबह सुबह 5-5:30 निकलता था मैं यहाँ से, और 5 बजे पहले मैं अपने पैम्फलेट इतने सारे लेके वहाँ पहुँचता, उन सब न्यूज़पेपर वालों को मैं पैम्फलेट बांटता था। अच्छा। ठीक है, ये 2 दिन मैंने पहले ही करा, मतलब जैसे क्लास स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले मैं वहाँ पे पहले पैम्फलेट उनको न्यूज़पेपर वालों को देता कि वो अपने अपने न्यूज़पेपर में डालेंगे, और उसके बाद में वो पैम्फलेट जाएगा। फिर 30 उसके 2-3 दिन करने के बाद ही मेरी क्लास थी, तो मैं अपनी क्लास के अंदर में आज बैठा हूँ, और ये मैं आज भी मैं पैम्फलेट बंटवा के आया हूँ सुबह सुबह। अच्छा। और मैं जाता था पूरा फॉर्मल वॉर्मल पहन के, और वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ कि ऐसे अब भाई बच्चे आएंगे, और 7 बज गए, 7 बजे तक कोई भी नहीं आया, पूरा क्लास खाली, मतलब मैं अकेले ही बैठा हूँ क्लास के अंदर, पूरा क्लास खाली, एंड कोई नहीं आया। फिर 7 बज के 5-10 मिनट के अंदर में 2 बच्चे 3 बच्चे आए, और 3-4 बच्चे ही आए थे, एंड वी यूज टू टेक 1500 रुपीज़ मंथली फीस, करंट अफेयर्स की क्लास 1500 रुपये महीने की। 4 बच्चे 3 बच्चे आए थे, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो वो करते करते थोड़े दिन के अंदर में अच्छा, मतलब बच्चों को शायद अच्छा लगा, मोमेंटम बढ़ा, एंड वी बिकेम लाइक हम 12-13 बच्चे हो गए। एंड इनफैक्ट वहाँ पे क्या हुआ, मतलब द इंस्टीट्यूट वाले वो भी बड़े काफ़ी टाइम पे सपोर्टिव थे, कभी नहीं थे, दे गिव अस अल्टीमेटम। और सब यही देखिए अब ना, ये सब सर्दियों का टाइम है, तो सुबह सर्दियों में 5 बजे ये सारा काम हो रहा है, 7 बजे बच्चे आ रहे हैं, तो मतलब आप मार्केटिंग भी कर रहे हो। यही हो रहा है ना, मतलब दैट, मतलब ये बड़ा, मतलब उस टाइम पे था ही नहीं यूट्यूब, वो ये बड़ा ओल्ड स्कूल जाता था। तो ये करते करते फिर हमको 1-1.5 महीना सही चला। फिर वो कोचिंग वालों के साथ में थोड़ा सा उनका ये हुआ कि दैट नहीं, हम अब हमारा बैचेज है, अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद में इनफैक्ट मतलब आई एम ब्लेस्ड कि दैट आई गॉट रियली गुड स्टूडेंट्स। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि दैट सर अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप हमारी रूम पे आके हमको पढ़ाओ। तो उन्हीं के रूम पे, उन्हीं की जगह पे अच्छा। वी कैरीड टिल मार्च अप्रैल,
देन आई केम टू ओल्ड राजेंद्र नगर। अच्छा। ओल्ड राजेंद्र नगर में आप जानते होंगे अमित गर्ग सर है, हम्म। तो ही वॉज रनिंग हिज क्लासेस इन हिज प्रेमाइसिस। आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग द क्लासेस एंड इसके बाद में ये करते करते मार्च अप्रैल आया, 2016 का अटेम्प्ट आया, आई स्टॉप्ड एंड आई अगेन एंटर्ड इन द जर्नी। तो मतलब ये था मेरा फर्स्ट गिग इन यूपीएससी। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो यही आपकी ये ऐसे जर्नी चलती रही? नहीं मैम ऐसे नहीं चली, बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर अप्स लोज एंड अप्स एंड डाउन हाँ, आते रहे? नहीं एक्चुअली वही जैसे क्या ना, फिर 2016 हाँ। प्रीलिम्स आ गया, हाँ। आई गेव दैट प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद में फिर मेंस। अच्छा, अब ये करते करते क्या हुआ कि दैट तो ये आप तैयारी करते करते आप ये पढ़ा भी रहे थे हाँ अच्छा, ऐसा था? ये सब साथ साथ चल रहा है। ओके। तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन हैपेंड। ओके। तो डीमोनेटाइजेशन हैज बीन पेनफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अब क्या था कि वो डीमोनेटाइजेशन थोड़ा सा मतलब आई डोंट कम फ्रॉम अ सर्विस क्लास फैमिली, तो वो क्या है कि वो हम लोगों के लिए डीमोनेटाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद में चीज़ें मतलब माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव, तो उन्होंने कभी मेरे को ऐसा बोला नहीं कि दैट ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। मतलब इनफैक्ट आपकी सरकारी सैलरी कभी एक दिन लेट आ जाती होगी, बट मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज लाइक दिस। आई नो कि दैट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स थिंग्स वर नॉट गुड एट होम, बट आई रियलाइज कि दैट अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो 2016 के अंदर में दोबारा से उसी हसल को स्टार्ट करा जाए। लेकिन आई रियलाइज इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप ना कि दैट मैंने कुछ कमाया हुआ है बहुत नहीं, बट फिर उसके बाद में अब एक बार सोचा कि दैट मे बी 2017 का अटेम्प्ट दोबारा भी देंगे या क्लियर हो गया तो क्या है। तो व्हाट आई डिड देन आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशन क्लासेस। अच्छा। तो आई गॉट अ ट्यूशन क्लास, देयर आर दीज टू, ये मतलब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, दे वर डॉक्टर्स इन गंगाराम हॉस्पिटल अच्छा। and they had two kids. One was in second standard and one was in sixth or seventh standard. So I got a tuition of this kid who was in second standard. And अब मेरे को सेकंड क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, और दे वर पेइंग मी लाइक कुछ 4-5 हज़ार रुपये पूरा महीने का मेरे को मिलता था। एंड आई स्टार्टेड गोइंग देयर। तो मैं सेकंड क्लास वाले बच्चे को पढ़ाता था जाके, एंड वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो क्या था कि दैट 4-4:30 बजे मेरी उनकी ट्यूशन होती थी। आई विल गो देयर, वो बच्चा अभी 2-2:30 बजे आया है स्कूल से और वो आके सो रहा है। अच्छा। अब मैं जाके जाऊंगा, बैठूंगा 5 मिनट, उसकी मम्मा उसको उठाएंगी, फिर वो आएगा एंड ही इज सो स्नैपी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो सो रहा है वहीं पे टेबल के ऊपर में, मैं उसको उठा रहा हूँ, ठीक है, और फिर वो उठ रहा है, फिर वो सो रहा है, फिर वो कर रहा है, फिर मैं उसको थोड़ा सा ABCD का और 2+1 और वो सब कर रहा हूँ। एंड मतलब दैट वाज गोइंग ऑन। और मतलब हाँ, पर वहाँ आई बिलीव के दैट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इट्स टॉट मी अ लॉट। मतलब एक टीचर के लिए ना एक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दैट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ क्लास, इन क्लास लेट्स से देयर आर 200 स्टूडेंट्स दैट आर सिटिंग, सबका एक जैसा नहीं होगा। उसके अंदर में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप बोलोगे वो समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं समझेंगे। हाँ, हर तरह के बच्चे। और वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको लगेगा कि दैट दिस क्वेश्चन इज बेसलेस, दिस मतलब इतना सिंपल चीज़ आपको कैसे नहीं पता, लेकिन उसके लिए है वो बड़ी बात। अब जैसे मैं सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसको बेसिक एडिशन या जो भी है, मेरे को लग रहा है कि दैट ये तो बहुत नेचुरल है, इसमें क्या मुश्किल, लेकिन उसके लिए है मुश्किल। तो आई लर्नड पेशेंस। वही क्या आपको मेजर फर्क लगा? एक यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो तो टफेस्ट एग्जाम है ये, और इसमें तो मंझे हुए बच्चे, ऑलरेडी मंझे हुए बच्चे ही आते हैं, और एक सेकंड क्लास का बच्चा। तो वैसे ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या फर्क था दोनों को पढ़ाने में? फर्क मतलब मेरे को लग रहा है कि दैट सेकंड क्लास वाले बच्चे को पढ़ाना और ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड मतलब मैं तो मतलब आसान चीज़ें समझाना ज़्यादा मुश्किल है। आसान चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो ग्रेजुएशन करके आ चुका है, उसको तो पढ़ाना बहुत आसान है। वो सेकंड वाला बच्चा है, उसका कुछ उसको बेस नहीं है। हाँ। मैम अब दूसरा क्या होता है ना कि दैट एक ग्रेजुएशन का बच्चा है, मतलब जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ों को ना क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। हम मान जाते हैं कि 2+2 4 ही होता है। मैं आपको बोलूँगा 2+2 4, आप क्वेश्चन नहीं करोगे, वो बच्चा वो भी क्वेश्चन करेगा कि 2+2 4 ही क्यों है। मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट लिटरली दिस, दे आर वेरी इनक्यूजिटिव एंड दे आर सो इनक्यूजिटिव कि आपके पास में उन चीज़ों के आंसर नहीं होते हैं। सो वो बहुत चीज़ें सिखाता है। मतलब आई बिलीव कि दैट मेरा एज अ टीचर, मतलब एज एन एजुकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मेरे को मिला। दो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। मेरे को मतलब बहुत बार कभी कभी इंटरनल डिसोनेंस होता था कि भाई तू यहाँ ये बनने आया था और ये क्या कर रहा है,
और कभी कभी मतलब वो होता है ना, एक पिटी भी फील होता था अपने ऊपर में अपने, मतलब मैं बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने ऊपर दया आती है, मेरे को आती थी अच्छा। कि मतलब क्यों क्यों आती थी ना, यूँ आता था कि ऐसे क्या है कि दैट आई एम सिटिंग देयर एंड वो बच्चा मतलब, अब मेरा मैम कोई एक्सपीरियंस है नहीं तो ठीक है चला। उसके बाद में मेरे को एक ट्यूशन और मिली उसी के साथ साथ में, अच्छा। एंड दैट वाज दैट अनदर किड, ही वाज इन 11th स्टैंडर्ड एंड Okay. अब आप सोचोगे मेरे को उसको क्या पढ़ाना है, मेरे को उसको पढ़ाना है स्टैटिस्टिक्स। आई नेवर हैड मैथ्स और मेरे को उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना है, 11th क्लास का है। तो अब उसको 2 घंटे पढ़ाने के लिए मैं पहले 1.5-2 घंटा पहले मैं पढ़ता था उसकी उसकी बुक से पहले मैं पढ़ता था 1.5-2 घंटा स्टैटिस्टिक्स और वो सब कुछ पढ़ता था, समझता था, फिर जाके उसको पढ़ाता था। तो मतलब हाँ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था वो पढ़ाना? 11th क्लास के बच्चे को एक अलग अलग चैलेंज होगा, क्योंकि बढ़ती उम्र होती है, बच्चे थोड़े रिजिड होते हैं कई चीज़ों में, हाँ मूडी होते हैं, मूडी, यस 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 दैट्स और राइट। हाजिर जवाब वाले भी होते हैं। एज कम्पेयर टू जैसे हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी देखते हैं ना, तो वो भी बढ़ते हुए बच्चे, लेकिन उनमें ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, जो मैंने नोटिस किया है इन बच्चों में। यस यस, लेकिन जो 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं के थोड़े बच्चे होते हैं, रेबेलियस होते हैं, थोड़ा 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 वो टीनेज वाला, हाँ वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। हाँ तो दैट वाज देयर, अच्छा, और वो अपने चैलेंजेस थे। हाँ और मतलब क्या था कि दैट उनकी मदर जो थी वो शी वाज वेरी पर्टिकुलर एंड आई रिस्पेक्ट हर फॉर दिस थिंग कि दैट आप सर 2 मिनट 5 मिनट पहले चले गए, आप लेट आ गए और ये हुआ वो हुआ। तो दैट वाज ऑल टुगेदर, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी सिखाई कि दैट कि हाँ एक डिसिप्लिन की वैल्यू एंड ऑल दैट। सो मतलब इन नटशेल ऑल दीज थिंग्स दे वर गोइंग ऑन फॉर, मतलब ये चला मतलब ना आफ्टर माई मेन्स ऑफ 2016, ये 4-5-6 महीने दिस ऑल वाज गोइंग ऑन। देन थिंग्स वेंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। व्हाट हैपेंड उसके बाद में, आई स्टार्टेड टेकिंग द असाइनमेंट्स इन डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कुछ कंटेंट क्रिएशन का काम एंड ऑल दैट, कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट डिस्कशन है फॉर एग्जांपल, या कहीं पे कोई छोटा मोटा कोई मतलब एक सेक्शन है, 1-2 क्लासेस है। तो फिर फ्रीलांसिंग करते करते फिर देन रेगुलर, एंड देन दिस जर्नी स्टार्टेड ऑल टुगेदर। तो सर आपने बहुत जगह बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस लेके और तब आप यहाँ तक पहुँचे, दिस व्हाट यू से। मतलब ऐसा ही होता ही है सर कि हम हर एक जगह जहाँ पे भी हम काम करते हैं, जैसे आपने कहा कि एक सेकंड क्लास के बच्चे को भी अगर आपने पढ़ाया तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। श्योर। सो कहीं पे भी आप इनफैक्ट मैं सॉरी टू नहीं नहीं मतलब मैं तो इनफैक्ट कहूँगा कि दैट वहाँ से सबसे ज़्यादा सीखा है। अच्छा मतलब देखिए क्या है ना कि आई बिलीव कि दैट कंटेंट इज सेकेंडरी, बट हाउ अ टीचर प्रेजेंट्स द कंटेंट, हाउ अ टीचर कैरीज द क्लास, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कंटेंट आपको मिल जाएगा, कंटेंट देर आर पीपल, मतलब आज के टाइम पे हम देखिए क्या है ना कि दैट यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव गूगल, यू हैव सो मेनी टूल्स, ठीक है। तो कंटेंट इज नॉट मतलब इज नॉट डिफिकल्ट। how you carry that content, how you deal with the class, how you ensure that every student sitting in your class understands that, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो प्रोग्रेशन था सेकंड क्लास 11th क्लास देन यूपीएससी, तो यू गेट टू डील विद द डिफरेंट डिफरेंट आईक्यूज स्टूडेंट्स। तो आई बिलीव के दैट वो बहुत अच्छा। तो सर जैसे अब इतना आपने बच्चों को पढ़ाया है यूपीएससी में भी, तो आपको सबसे जो यूपीएससी के बच्चों को एस्पिरेंट्स को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा आपको अपनी पूरी जर्नी में? अब मैम यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग मेरे को चीज़ लगी, वो मैम चैलेंजिंग मैं रादर नहीं कहूँगा। बेसिकली क्या होता है ना कि दैट यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स जो है, देखिए मैं ना मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि दैट वी आर इन द क्लास एंड एवरी एजुकेटर हु इज़ इन दिस फील्ड दिल रेजोनेट विद दिस थिंग, वो कहें या ना कहें बट दिल रेजोनेट विद दिस थिंग, कि कई बार हमको ना क्लास के अंदर में, देखिए यूपीएससी का एग्जाम इज़ अ लेबर इंटेंसिव एग्जाम एंड एवरीबडी विल एग्री विद दैट। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो, यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। आई सी चिल्ड्रन, दे आर नॉट, वो उतना हार्ड वर्क नहीं पे कर रहे हैं, दे डोंट हैव दैट सोशल कैपिटल। अब सोशल कैपिटल की थोड़ी सी अगर आप लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स कम फ्रॉम सच अ काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड कि दैट वो उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि दैट वो एनलाइटेंड हैं काफ़ी हद तक, उनको आइडिया है अमेरिकन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उनको आइडिया है, उनको मतलब वो नॉवेल्स पढ़ते हैं, वो करंट अफेयर से उनको आइडिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनके पास में वो सोशल कैपिटल नहीं है, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क।
आई टेल देम कि दैट ये करना पड़ेगा, बट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स दे गेट लॉस्ट इन द थिंग्स के स्ट्रेटेजी वीडियो देख लेते हैं काम हो जाएगा, वो वाली पूंजी पढ़ लेते हैं काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे को उनको बड़ा को बताता हूँ कि दैट भाई वो चीज़ें ठीक है लेकिन तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है। स्टूडेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड दैट 4 years 5 years प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि दैट लक इज़ नॉट विद देम, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ऑब्वियस गैप्स है, नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, बट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, और हम भी कई बार नहीं क्लियरली बोल पाते हैं। तो वो एक मेरे को लगता है कि दैट एज अ एजुकेटर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ रहती है उसको डील करना। इन टीचिंग आई डोंट फाइंड कि बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं उनके पास में एक इतना होता है कि दैट आप अगर चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दो। दूसरा मैम, पॉलिटी के अंदर में आई डोंट फील कि कुछ मुश्किल चीज़ है। पॉलिटी इज़ अबाउट सर्टेन प्रोविजंस दैट यू हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्लेन है। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलता है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इकोनॉमिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है बट नॉट दैट मुश्किल। तो टीचिंग में चैलेंज इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट समझाने में नहीं है। टीचिंग में जो चैलेंज है वो चैलेंज आता है बच्चों का माइंडसेट ठीक करने में। वो चैलेंज भटके हुए ज़्यादा होते हैं बहुत बच्चे। ज़्यादा है। और आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया के आने के बाद से क्या हो गया है कि दैट बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है कि पहले 2010 में 8 में 9 में प्रॉब्लम होती थी कंटेंट नहीं। आज के टाइम इतना कंटेंट है कि दैट स्टूडेंट्स हर रोज़ नया पीला किताब गुलाबी किताब पढ़ रहे हैं। उनको पता ना कि दैट ये नहीं है सही। हर किसी मतलब भैया हैं, कोई सर हैं, उनके भक्त बने हुए हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दैट हाँ चीज़ें सेलेक्टिवली लेनी होती हैं कई बार। तो वो ओरिएंटेशन ठीक करना, माइंडसेट ठीक करना इज़ अ बिगर चैलेंज। टीचिंग आई डोंट थिंक इज़ दैट बिग चैलेंज। तो सर ये जो जो ये संदीप भैया वाला जो माहौल होता है, आई मीन जैसे एक आइडियल बना लेते हैं, वो एक्चुअल में इतना हेल्पफुल होता है कि, या फिर मतलब क्या है ये सिस्टम, क्या है इसमें? देखिए मैम, क्या है ना कि यू नीड अ मेंटोर। अर्जुन को भी श्री कृष्णा की ज़रूरत पड़ी थी, अच्छा। तो यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर। तो उसके बिना मतलब मेंटोर होता तो देखिए, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया ना कि दैट मैं जून से लेके अक्टूबर तक वो मोटी मोटी 2 किताबें पढ़ रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, मैं बंद कर दे रहा हूँ। इफ़ आई हैड अ मेंटोर एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिल जाती। तो अ पर्सन लाइक संदीप भैया कुड बी हेल्पफुल। ठीक है, लेकिन सर हर कोई संदीप भैया नहीं होता। यस दैट्स द थिंग कि हर कोई संदीप भैया नहीं होता। मेरा ये पॉइंट है मैम ना दैट यू लर्न फ्रॉम पीपल, यू डोंट बिकम देयर फॉलोअर। हर किसी में कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें खराब है। तो मेरा ये पॉइंट है कि स्टूडेंट का एक डिस्क्रिशन होना चाहिए कि दैट कितनी हद तक किसी को फॉलो करना है। तो वो भक्ति जहाँ पे हो जाती है वहाँ पे मेरे को लगता है कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जहाँ तक आप किसी से एक मेंटोरशिप ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, क्योंकि हम क्या है ना कि दैट जिसने बहुत हासिल कर लिया है, जिसने बहुत चीज़ें सीख ली है, ठीक है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं अपनी उंगली जला के सीखते हैं, वो होते हैं समझदार लोग। एक होते हैं दूसरे की जली हुई उंगली देख के सीख जाते हैं, वो होते हैं ज़्यादा समझदार लोग। तो जो अपनी उंगली जला चुका है आप उससे सीख लो, ठीक है, लेकिन डोंट बी अ भक्त। उसके भी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि उसका भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ ऐसी है जो उसके लिए भी क्लिक नहीं कर रही है। तो आपको वो सेलेक्टिव होना पड़ेगा, तो स्मार्टनेस चाहिए। तो सर ये जैसे आपने बताया, आप तो इतने टाइम से इस इंडस्ट्री से जुड़े हो, तो आजकल इतना ग्लैमराइज जो करते हैं, यूपीएससी टॉपर्स हो गए या यूपीएससी एग्ज़ाम को भी लेके, तो आपके टाइम जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम भी इतना ही ग्लैमराइज था सब कुछ? जो टॉपर्स थे उनको भी इसी तरह से इंटरव्यूज और ये वो, हालांकि मैं भी लेती हूँ पर फिर भी तो सर वो बताइए कि कैसा कल्चर कैसा था इस देखिए, इंडस्ट्री का? उस टाइम पे मैम इतना ग्लैमराइजेशन तो नहीं था, बिकॉज सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ग्लैमराइजेशन हुआ है जियो आने के बाद में। तो जियो मेड इंटरनेट एक्सेसिबल, और वो फिर उसके बाद में हर रोज़ का जो 2 GB इंटरनेट मिलता है, उसके बाद में क्या हुआ है कि ग्लैमराइजेशन, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर में एक्सपोजर इतना ज़्यादा आ गया है, ठीक है, और हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया आ गया, हर किसी के हाथ में यूट्यूब आ गया है। तो क्या है ना कि आज हर शहर, हर एक छोटे गांव में, कस्बे में बैठे हुए बच्चे के पास पहुंचना बहुत ईजी है। तो ग्लैमराइजेशन करना आज ईजी है, उस टाइम पे ईजी नहीं था। एक तो फैक्टर ये आता है। दूसरा फैक्टर मैम ये आता है कि दैट क्या है ना, ओवर द इयर्स अगर आप देखोगे 2010-11 के बाद में बहुत रैपिड ग्रोथ हुआ कोचिंग इंडस्ट्री का। इवन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी सीएससी, राजेंद्र नगर में 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे दैट वर एस्टैब्लिश्ड। आज के टाइम पे आप देखोगे तो
हंड्रेड्स ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन ओल्ड राजेंद्र नगर. सो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतने रैपिडली बढ़ेंगे और बच्चे अगर कम रहेंगे तो द बिजनेस कैन नेवर बी सस्टेनेबल, बिजनेस कैन नेवर बी वायबल. अब बिजनेस को वायबल करने के लिए आपको पाए को बड़ा करना पड़ेगा. अब पाए को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूपीएससी फील्ड विच वुड नॉट हैव कम नेचुरली. अब उनको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ग्लैमराइज दिस एंटायर थिंग. तो यूपीएससी रॉयल एंट्री दिखानी पड़ेगी आपको देखिए मैम क्या है ना कि जो बच्चा है वो पहले ही देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं पे लिमिटेशन गवर्नमेंट का है कि दैट देयर आर नॉट एडिक्वेट नंबर ऑफ जॉब्स. एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, एक लोअर क्लास का मतलब एक इकोनॉमिकली लोअर क्लास का जो बच्चा है, उसको अगर इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी चाहिए, उसके पास में एक ही रास्ता है, वो है सरकारी नौकरी. बिकॉज वही है जो उसकी इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी को इंश्योर कर सकता है. बिल्कुल. और आईएएस इज एन इमोशन नॉट अ जॉब. अब पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि दैट आईएएस के साथ में एक बहुत प्रीमियमनेस, एक एनिग्मा अटैच था. तो बहुत सारे लोग होते थे वो यूपीएससी के बारे में सोचने से पहले थोड़े से क्या होते थे ना, एप्रीहेंसिव हो जाते थे कि पता नहीं क्या चीज़ है. एक बहुत प्रीमियमनेस थी. सोशल मीडिया आने के बाद में क्या हो गया है और ये जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, दैट प्रीमियमनेस हैज गॉट शैटर्ड विच इज़ अ गुड थिंग. बट सेकेंडली क्या हो रहा है कि ओवरली ग्लैमराइज करके सिर्फ कोर्स बेचने के लिए बच्चों के सामने इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है दैट दिस इज वेरी इजी. फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि दैट दिस इज नॉट डूएबल. दिस इज डूएबल बट दिस इज नॉट इजी. दिस इज डूएबल इफ यू आर देयर. अगर आप वो लेबर पुट कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है, बट ईजी नहीं है. लेकिन कर दिया ये है कि दैट कुछ नहीं है. फिर उसके बाद में अ लॉट ऑफ वेब सीरीज जो अभी आ रही हैं, क्या है ना मैम, जिंदगी में प्यार और यूपीएससी की तैयारी उतनी सुंदर और ग्लैमरस नहीं होती, असली में नहीं होती जितनी वेब सीरीज में. बड़ा सही रिलेट किया आपने. तो वो आप दिखाते हो ना, वो हसल चल रहा है, कोचिंग जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर टेबल के ऊपर में बैठ रहे हैं, फिर पढ़ाई हो रही है, फिर टेस्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में डिस्कशन हो रहा है. रियलिटी में ये जर्नी लोनली है. बहुत ज़्यादा सेटबैक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है इस एग्ज़ाम के अंदर में. वो कभी नहीं दिखाई जाती है. और बिकॉज वो नहीं दिखाई जाती है पर इतना ईजी पोर्ट्रे किया जाता है, इसीलिए लोग ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं. तो बच्चे जब ये चीज़ देखते हैं तो कहाँ गलती करते हैं? मतलब जैसे उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी, कोई कहीं बैठा है दूर किसी गांव में और उन्होंने ये सब वीडियोस देखी. ऑफ कोर्स ये हर जगह इंटरनेट और वीडियोस एक्सेसिबल है, तो उन्होंने कोई वीडियो देखी किसी टॉपर की कि अच्छा वो भी अपनी ज़िंदगी उसने उसके साथ रिलेट कर ली कि अच्छा वो भी एक गाँव से था, उसने भी ऐसे टॉप कर लिया. तो उन्होंने रिलेट करके और मैं भी तो कर सकता हूँ. लेकिन कभी कभी वो अपना देखता नहीं कि उनके अंदर कितना कैलिबर है, वन थिंग. और कैलिबर की भी बात ना करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज, फैमिली सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें. आप यहाँ पे आओगे कैसे करोगे, और आपके अंदर इतनी हिम्मत है सरवाइव करने की 4 से 5 साल. अगर आपका नहीं हुआ, आपके पास कोई बैकअप प्लान है, तो ये सारी चीज़ें सोचे बिना जस्ट वो वीडियो को देख के भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. और यहाँ आके फिर जब चीज़ें नहीं समझ में आती क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, फिर उनको वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं. तो उस चीज़ के बारे में क्या कहोगे सर कि कहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, और कहाँ पे उनको वो कौन से चेक पॉइंट्स है, चेकलिस्ट है कि ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो? निकिता देखिए क्या है ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बहुत क्लियरली एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक बच्चा जो गांव में बैठा हुआ है, टियर 2 टियर 3 सिटी में बैठा हुआ है, गरीब फैमिली से मतलब है, मैं चाहता हूँ कि वो सर्विस में आए. क्योंकि जब वो बच्चा ऐसा बच्चा है जिसने जिया है गरीबी को, जिसने देखा है कि स्टेट मतलब जिसने देखा है कि दैट डेप्रिवेशन क्या होती है, अगर वो इंसान पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में आएगा, आई थिंक ही कुड बी और शी कुड बी एन एक्सेलेंट पॉलिसी मेकर. बिकॉज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर सिटिंग इन देयर आइवरी टावर और वो वहाँ से पॉलिसी बनाते हैं. वो गरीब इंसान की, एक डिप्राइव्ड पर्सन की प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाते हैं कि दैट उसको चैलेंजेस क्या फेस होते हैं. मैं चाहता हूँ कि दैट एक गरीब बच्चा, एक बच्चा जो एक बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया से आ रहा है, वो इस सर्विस के अंदर में आए. बिकॉज वो एक बहुत अच्छा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे सकता है पब्लिक पॉलिसी के अंदर में. 1 सेकेंड, बच्चा ये सोच के ना आए कि दैट जिस तरीके से वेब सीरीज़ के अंदर में या जिस तरीके से कुछ सोशल मीडिया के टीचर्स दिखाते हैं कि दैट बहुत हल्का है, ठीक है, मोटिवेशन, मतलब क्या होता है ना कि दैट एक मतलब मोटिवेशन का एक ऐसा रैप करके यूपीएससी को प्रेजेंट किया जाता है कि दैट बस तुम आओ और हो जाएगा. ये सोच के नहीं आए. सोच के आए कि दैट इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट,
सोच के आए कि दैट देयर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. इफ दैट अनसर्टेनिटी वाला कि नहीं हुआ, अगर वो मेरे साथ में होता है, व्हाट वुड बी माय प्लान बी, वो ये सोच के भी आए. उसके बाद में एंटर करे. फिर तीसरी एक चीज़ आती है कि दैट मैं ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर में 2 दिन 3 दिन जब आप प्रिपरेशन में चले जाते हो, देयर विल बी अ मोनोटनी दैट विल कम. जब चीज़ें नहीं होती है ना, फॉर एग्जांपल आपने जिम ज्वाइन किया, 2 दिन 3 दिन आपको बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन अब आपको 2 दिन 3 दिन में आपको बॉडी में कोई फर्क नहीं दिखेगा. 4th डे आपकी बॉडी पेन कर रही है, अब आपके लिए वो प्रोसेस भी बोरिंग होने लग गया है, ठीक है. लेकिन अब कंटिन्यू करना विल गिव यू द रिजल्ट. द सेम गोज विद यूपीएससी प्रिपरेशन. आफ्टर फ्यू डेज इट विल बिकम मोनोटोनस, आफ्टर फ्यू डेज इट विल बिकम बोरिंग, यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट. थ्राइविंग इन दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम इज इम्पॉर्टेंट. तो वो ये माइंडसेट लेके आए कि दैट वो रेजिलियंस बना के रखनी है. फिर उसके बाद में माइंडसेट ये लेके आए कि दैट टीचर्स, मतलब फिर उसके बाद में थोड़ा सा एकेडमिकली जो चीज़ें एग्ज़ाम में काम करती है वो समझ के आए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इनफैक्ट हम लोग जब क्लासेस लेते हैं, और बहुत बार ये होता है, और मैं अगर परसेंटेज में पुट करूँ तो 90% स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूँ कि दैट एथिक्स का सिलेबस पता है, या अगर मैं आपसे उनसे पूछता हूँ कि दैट इन जनरली डू यू नो द सिलेबस, 90% स्टूडेंट्स दे डोंट हैव एनी आइडिया. कोचिंग करते करते उनको 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए, बट उनको अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि दैट ये चीज़ कौन से मतलब कौन से पेपर में मैंशनड है, दे विल नॉट हैव एनी आइडिया. सो माई पॉइंट इज दैट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 1 महीने यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पेपर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, you have to see the previous year questions, you have to understand that what amount of hard work it will take, you have to understand that what amount of efforts and resources it will take, financial resource, physical resource and mental resource कितना लगेगा, और वो resource आपके पास में है अभी, अगर है तो you should come in the service. So ये बस ज़्यादा चीज़ें नहीं है. कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ मोटिवेट होके एक डिसीजन बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में बैंडविड्थ है सिर्फ 1 साल की, और मैंने एक डिसीजन बना लिया, और प्लान भी नहीं है कुछ, नहीं कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा. दैट आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी राइट वे टू अप्रोच दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देर विल ऑलवेज बी एन एलिमेंट ऑफ लक, यू कैन नॉट इग्नोर दैट. एट द एंड ऑफ द डे अगर आप प्रीलिम्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के अंदर में, 100 क्वेश्चन मतलब 100 कंसेप्ट है जो वो पूछ रहा है, आपने 50,000 कंसेप्ट पढ़े, लेकिन वो 100 मतलब वो 60-70 कंसेप्ट नहीं पढ़े जो वहां पे आ गए, या पढ़े और वहां पे दिमाग नहीं चला उस दिन, या कुछ भी था. तो लक मतलब लक तो लक है ऑलवेज बी देयर. तो अगर आप बोल रहे हो कि लक नहीं है, तो वो तो फिर आप मतलब एक दैट्स आई मतलब. तो सर ये प्रीलिम्स के लिए भी मैंने सुना था दिव्य कीर्ति सर का, जो कह रहे थे कि 11-12 लाख बच्चे आते हैं जो प्रीलिम्स के फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ 5-6 लाख बच्चे आते हैं. तो ये जो 6-7 लाख बच्चे हैं, क्या ये डर जाते हैं एग्ज़ाम देने में, क्या दिक्कत है, या बस ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं सिर्फ कि देखा जाएगा तब? क्यों मतलब इस एग्ज़ाम में इनिशियल वो पहला अटेम्प्ट देने में और पहला स्टेप लेने में क्यों डरते हैं बच्चे, मतलब इतना डर क्यों है? ये नंबर तो वैसे एक्चुअली क्या है कि बहुत टाइम से यही प्रपोर्शन है कि दैट 50% 60% एस्पिरेंट्स हु हैव फिल्ड द फॉर्म दे विल नॉट अपीयर फॉर द पेपर. उसमें एक तो रीज़न ये भी है कि दैट बहुत सारे लोग जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मतलब फाइनेंशियल कोई मतलब बैरियर नहीं है ना इतना, आप फॉर्म भर दो, देखी जाएगी, भर तो देते ही हैं, एक्सपीरियंस के लिए दे देते हैं. तो सर फिर ऐसे उनका जो अटेम्प्ट देते हैं कि ऐसे होता है ना कि इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, तो अगर वो अटेम्प्ट दिया नहीं तो वो तो वेस्ट हो जाता है. नहीं, अगर आप अपीयर नहीं हो रहे हो तो अपीयर नहीं हो रहे काउंट नहीं होगा, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा. तो ये भी एक देखिए इसमें ना ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि दैट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है. आपने तैयारी शुरू करी, लेकिन आपको प्रीलिम्स के पास में लग गया कि दैट तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, मे बी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस की तैयारी नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जाएंगे. वो ये बोल देंगे नहीं क्लियर तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, इस बार तैयारी अच्छी नहीं है तो अगली बार जाएंगे. तो कई बार तैयारी अच्छी नहीं होती है, कई बार भर दिया था फॉर्म लेकिन कोई सीरियसनेस थी नहीं, मेरे को याद ही नहीं था आज पेपर है, तो वो वाली बहुत बड़ी जनता होता है. हाँ, वो वाली बहुत बड़ी जनता है. फिर उसके बाद में जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, अच्छा उनको समझ में आया कि दैट कुछ ना कुछ गैप्स रह गए हैं, नहीं पेपर देंगे. तो ऐसे भी बच्चे हैं जो तैयारी ना होने की वजह से दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सीरियस थे ही नहीं, बस फॉर्म भरा था, उनकी भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो 50% नहीं आते हैं.
और सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि पहला अटेम्प्ट दे के देखते हैं, फील लेके देखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? क्योंकि मैं नहीं सोचती हूँ कि यार फील लेके आप एक अटेम्प्ट क्यों खराब करना फील लेने के लिए, और फिर ना एक डिमोटिवेशन भी आ जाती है। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपका जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ऑफ कोर्स आपने जस्ट फील लेने के लिए एग्जाम किया, वो आपका क्लियर नहीं होगा, तो एक अंदर तो आ जाता है कि यार इतना टफ क्वेश्चन था, करे ना करे ये वो। पहला ही अटेम्प्ट ये देने के लिए करे कि हमें क्रैक करना है, तो उसमें आप कुछ मार्क्स से ही रहोगे और आप फिर दूसरे में ना यू कैन कम बैक। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप बताइए क्यों करते हैं ऐसे और क्या करना चाहिए? देखिए मैम, वही है कि अगर मैं बोलूँगा कि क्या करना चाहिए, देखिए ये तो सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि नहीं, एक ही अटेम्प्ट देंगे या 2 ही अटेम्प्ट देंगे और बहुत सीरियस देंगे। कुछ होता है कि नहीं, एक मज़े में दे के देखते हैं, एक बार सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, अच्छा। समझेंगे प्रोसेस को, फिर अगला अटेम्प्ट देंगे, सीरियसली देंगे। तो मतलब आई डोंट थिंक एक ओनली करेक्ट वे इसके अंदर में कुछ हो सकता है। हर किसी का एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होता है। बट हाँ, ये बात आपकी सही है। इसके अंदर में एक्चुअली क्या है ना कि स्टार्टिंग वाले जो एस्पिरेंट, मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है ना, उसमें रॉ एनर्जी बहुत होती है। मतलब जो 5 अटेम्प्ट दे चुका है, उसमें लेवल ऑफ एनर्जी उसमें उतना नहीं होगा जो फर्स्ट अटेम्प्टर के अंदर में ना, उनमें बहुत रॉ एनर्जी होती है। अच्छा। तो मेरा ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, विच आई विल नॉट से कि ये सही है, बट मेरा मानना ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत शिद्दत के साथ में और बहुत फोकस के साथ में और बहुत तैयारी के साथ में आपको देना चाहिए, बिकॉज वो रॉ एनर्जी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेरा तो मानना यही है कि दैट आप एक दे रहे हो या फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, तो उसको पूरी एनर्जी के साथ में, पूरी सीरियसनेस के साथ में, पूरा दिलो जान लगा के आप दो, क्योंकि वो मोमेंटम जो है वो बहुत क्रूशियल है। तो सर वैसे कितने टोटल अटेम्प्ट कितने देने चाहिए? क्योंकि कई लोग ना पूरे सारे अटेम्प्ट जितने भी होते हैं देते रहते हैं और लास्ट में नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही कम रेशियो के बच्चे होते हैं जिनका होता है। फिर उनके बाद वो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, बैकअप प्लान कुछ उनका होता ही नहीं है, तो वहाँ पे जाके फिर बहुत डीमोटिवेशन और ये सारी चीज़ें होती है। तो आपके हिसाब से एक आइडियल सेट ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए? आइडियल सेट ऑफ अटेम्प्ट्स विल डिपेंड ऑन 2-3 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि दैट आपका बैकअप कैसा है। फॉर एग्जांपल, माय फादर इज़ लेट्स से एन इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए क्या एक थ्रोन है जो, या बिजनेस है जो मेरे को अज्यूम करना है, ठीक है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे बड़े भाई भी है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, माय फादर इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व देयर, तो मैं कभी भी चला जाऊँगा। तो पैसा मेरे लिए फैक्टर नहीं है, प्लान बी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो आई कैन गिव 4 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स आई कैन गिव, मैं दे सकता हूँ। लेकिन एक ऐसा बच्चा है जिसके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, वो एक तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट देने के लिए उसके लिए एक रिस्ट्रेन आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास में क्या रिसोर्स है, आपका फैमिली, फाइनेंशियल, और आपके पास में फिजिकल रिसोर्स क्या है। तो पहले तो एक ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर एक ये होता है कि दैट आपको ये भी समझना चाहिए कि दैट आपका अगर एक अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा, 2 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा, तो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं निकल रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि दैट हाँ इस वजह से नहीं निकल रहा, फॉर एग्जांपल मेंस नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, क्योंकि ऑप्शनल के अंदर में उतने मार्क्स नहीं थे, तो हाँ ऑप्शनल में अगर मैंने तैयारी करी तो नेक्स्ट चांस निकल जाएगा। अगर आपको अपने गैप्स समझ में आ रहे हैं कि दैट ये 4 गैप्स थे जिनकी वजह से मेरा पेपर नहीं निकला, तो यू शुड गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपको गैप्स ही समझ में नहीं आ रहे हैं अपनी तैयारी के अंदर में, तो आई विल नॉट से कि आप अटेम्प्ट मत दो, बट यू शुड थिंक कि दैट क्या अटेम्प्ट कंटिन्यू करना ज़्यादा सही चीज़ है या नहीं करना ज़्यादा सही चीज़ है। मतलब आज के टाइम पे आई सी सोशल मीडिया हैज़ बिकम एन इनेबलर, देयर इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। आज के टाइम पे अगर आपके पास में एक इंटरनेट है, तो मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है, ऑनलाइन बिजनेसेस है, स्टार्टअप्स के लिए आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यू कैन डू रियली गुड। तो सर जो फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है इस प्रिपरेशन में, और उनका साथ और सपोर्ट कितना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ना ये डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है और कई बार उस सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आपका क्या व्यू है इसमें? जैसे मैंने पहले बोला था ये वाली बात ना कि ये जो जर्नी है हाँ। बहुत लोनली जर्नी है, बहुत सेटबैक वाली जर्नी है। तो आई बिलीव कि फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज बहुत बार आपको ब्रेक डाउन होगा, बहुत बार ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो ऐसा होता था कि दैट मैंने आज अपना पूरा 100% दिया, ठीक है, पूरे दिन पढ़ाई करी, फिर भी आपको लास्ट के अंदर में गिल्ट रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि दैट मतलब मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो आई थिंक ना उस टाइम के ऊपर में एक सोशल सपोर्ट, एक सोशल नेटवर्क और एक सोशल मतलब देयर इज समबडी जो आपको सपोर्ट करे, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
फ्रेंड्स के अंदर में भी ना आपको ये भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा थोड़ा सा। समटाइम्स वी थिंक दैट बहुत सारे लोग होना ज़रूरी है, नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। यू नीड वन पर्सन हु हैज़ फेथ इन यू। यू नीड वन पर्सन जो आपको बता सके व्हाट इज़ ब्लैक व्हाट इज़ वाइट। तो ऐसे पर्सन की ज़रूरत है कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आपको बटर नहीं करे, आपको बताए कि दैट यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड व्हेन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ही शुड और शी शुड नॉट बी ओवर क्रिटिकल, दे शुड नॉट ऑलवेज बी स्केप्टिकल ऑन योर एबिलिटीज़। तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर। सर मैंने एक और बात नोटिस करी है, जैसे यूपीएससी के जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा जब उनका डाउनफॉल आता है या नहीं हो पा रहा उनसे, तो वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज जैसे कि आपने कहा इट्स अ लोनली जर्नी। इस वजह से इज दिस द रीज़न? क्योंकि मैं अगर अगर फॉर एग्जांपल आप किसी और चीज़ में देख लो, जैसे नीट भी हो गया, आईआईटी जेईई भी हो, चलो आईआईटी जेईई में मैं इतनी घुसी नहीं, होगा मे बी होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जैसे कॉरपोरेट कल्चर में भी लोग जॉब करते हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं जो अपना सेटअप करते हैं लेकिन नहीं चल पाता उनका। लेकिन मैंने जितना देखा है डिप्रेशन लेवल जो यूपीएससी के बच्चों में होता है वो एज़ कम्पेयर टू मैंने आसपास कम देखा है, मैंने पर्सनली। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो आप बताइए कि ये सच है? मतलब आप कह रहे हैं कि यूपीएससी में ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है और बाकी के में कम है कंपैरेटिवली। मैम क्या है ना कि मेंटल हेल्थ तो आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है यूपीएससी में, या आई विल से कि जहाँ पे भी एकेडमिक्स है। इन फैक्ट वी हैव सीन द मिसफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट हैपेंड इन कोटा, सम ऑफ स्टूडेंट्स दे कमिटेड सुसाइड। तो क्यों है ये? मतलब पॉइंट मैम ये है ना कि दैट जहाँ पे एकेडमिक इन्वॉल्वमेंट है और जहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई है वहाँ पे मेंटल हेल्थ डिग्रेड होना पॉसिबल है। यूपीएससी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो तैयारी कर रहा है एक नौकरी के लिए, और वो कोई नौकरी नहीं है, वो दी नौकरी है। वो मतलब एक ऐसी वो अश्योरेंस है लाइफ चेंज होने का। वो मतलब आज के टाइम पे हम देखते हैं कि यूपीएससी सीएससी एक ऐसा एवेन्यू है कि आपकी किस्मत नहीं, आपकी पूरी फैमिली की किस्मत बदल सकता है ये। तो स्टेक्स इतने हाई हैं, और जब आपको लगता है कि दैट आपको लगता है, मतलब ऐसा है नहीं कि हो, लेकिन आपको लगता है कि दैट आप उतना नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, कई बार एक इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है। हमको लगता है कि दैट भाई मतलब यार हमारे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है नहीं, लोगों को हम पे बहुत उम्मीदें हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मेंटल हेल्थ डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आई बिलीव कि दैट अगर आपको ऐसा लग रहा है, हम लोग क्या है कि तो सोसाइटी की तरफ बहुत बड़ा टैबू है कि दैट नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं होता। आई थिंक कि दैट यू शुड सीक हेल्प। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत मतलब अभी तो गवर्नमेंट इतने अच्छी इनिशिएटिव ले रही है, तो निम्हांस, बेंगलुरु, टेलीमनस और बहुत सारे मतलब हेल्पलाइंस है जहाँ पे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट हैं। आप उनके पास में पहुँचो, यू टेक प्रोफेशनल हेल्प, यू शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग विद द टीचर, यू शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग विद द फ्रेंड्स, एंड आई बिलीव कि दैट वो आपको सपोर्ट करेंगे। एक मैं और ये भी मानता हूँ कि दैट थोड़ा सा आपको भी यू हैव टू लेट ऑफ द स्टीम। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर में आप पार्टिसिपेट करो। फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़ इज समथिंग विच ऑफन गिव अ वेंट टू अ लॉट ऑफ पाइल्ड अप फ्रस्ट्रेशन दैट इज देयर। तो वो चीज़ करना चाहिए, आपको खुद से भी एफर्ट लेना पड़ेगा। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। यूपीएससी एस्पिरेंट्स कई बार उसको भूल जाते हैं, उनको लगता है कि दैट नहीं आर या पार, ठीक है, सोना भूल जाओ। मतलब मैं ये देखता हूँ कि दैट यूपीएससी के अंदर में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी रील्स आती है कि वो मोटिवेशन को इतना प्रमोट करते हैं, 4 घंटे सो, 2 घंटे सो, 18 घंटे पढ़ाई करो। वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर भी लोगे तो वो 2 दिन 3 दिन करोगे, उसके बाद में आप 5 दिन 6 दिन कुछ नहीं कर पाओगे। बर्नआउट बहुत रियल है इस फील्ड के अंदर में। यू हैव टू हैव ब्रेक्स, यू हैव टू हैव गुड सोशल सर्कल जिनके साथ में आप बैठो, बट टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। इफ़ नीडेड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, गो फॉर अ थेरेपी, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर में वीडियोस हैं विच कैन गिव यू गाइडेड असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन एटसेट्रा। तो उसको यूज़ करना बहुत सही चीज़ है और करना चाहिए उसको, मैं मानता हूँ उसको करना चाहिए। जैसे अभी ये नीट स्कैम हुआ रिसेंटली, फिर अभी ये यूपीएससी में पूजा खेड़कर वाला केस हुआ, तो ये स्कैम, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें क्यों इतने हो रहे हैं? और ये पूजा खेड़कर का तो यूपीएससी में ही हुआ है, सो उसके बारे में आप क्या कहोगे? दोनों ही केसेस के बारे में आप बारीक इसमें जो यूपीएससी स्कैम वर्ड जो यूज़ किया जाता है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं पे आई बिलीव के सिस्टम का भी लिमिटेशन है। जैसे जो पूजा खेड़कर, शी चेंज हर नेम 7 टाइम्स, 7 बार उन्होंने नाम चेंज किया। उसके बाद में
she gave attempt in 2012. She didn't claimed any benchmark disability. After that, she claimed the disability, PWD disability. She claimed disability, visual disability. She claimed multiple disabilities. So बार बार अपना जो disabilities है उनको change कर रहे हैं, बार बार name change कर रहे हैं. ठीक है, तो my point is that कि जो system है, जो UPSC है, there should be checks कि जो इन चीज़ों को समझ पाए, फ्लैग कर सकें. मतलब एक ये वाला भी इशू आ रहा है. आई डोंट नो कि दैट ये कितनी हद तक सही है या नहीं है, कि दैट ये भी बात आ रही है कि दैट उनका तो सामने आ गया. हाँ. ठीक है, और उनका कितने हैं जिनका तो सामने आ गया. ठीक है, तो आई बिलीव एंड इन आर क्लासेस मैंने हमेशा एक यूपीएससी का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि दैट यूपीएससी हैज़ बीन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जिसके ऊपर में कोई ब्लेमिश नहीं है, जिसके ऊपर में कोई आपका मतलब कोई ऐसा चार्जेस नहीं है, कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन वेरी क्लीन. और इसी वजह से एक रिक्शा पुलर का बच्चा है या एक गरीब बच्चा है या एक अमीर है, सबको विश्वास है कि दैट अगर हमने मेहनत करी तो विल गेट अवर फेयर शेयर. तो यूपीएससी ने एक वो इमेज कल्टिवेट किया है. ये जो इंसिडेंट्स हैं उस इमेज को कहीं ना कहीं टार्निश करते हैं. तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए थी. यूपीएससी के अंदर में ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए थे कि दैट दे डिटेक्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ दे आर हैपनिंग. नाउ दे से कि विल ब्रिंग सिस्टमिक रिफॉर्म्स, और ऐसा कोई भी केस नहीं है. बट वो होता है ना कि दैट इफ ट्रस्ट इज ब्रोकन वंस देन इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो वो बोलते हैं ना कि दैट इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. एग्जैक्टली. So that goes with an organization also. That if you have lost that social trust, then that is going to be a very big thing. और यूपीएससी का जो ऑफिस है, ठीक है, मतलब ये ऑफिस के साथ में जो सेंक्टिटी है वो ऐसी है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी. सेम गोज विद द नीट स्कैम. नाउ आफ्टर दैट दे हैव जो दोबारा नया रिजल्ट आया, यू विल से कि दैट नंबर्स हैव 67 से ड्रास्टिकली दे हैव गॉट रिड्यूस्ड. ठीक है, तो मतलब माय पॉइंट इज दैट कि एक बोला जाता है कि दैट जस्टिस शुड नॉट बी डन, इट शुड बी सीन दैट जस्टिस इज बीइंग डन. तो ये ऑर्गेनाइजेशन अंदर में कितनी क्लीन है, ये है वो अलग बात है. लोगों के अंदर में भी परसेप्शन हमेशा बना रहना चाहिए. तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर में भी कुछ तो लिमिटेशंस तो आई थिंक. अब हम इस बात की क्या गारंटी है जैसे पूजा खेड़कर जैसे केसेस और नहीं होंगे, बिकॉज वी नेवर नो. ये तो सामने आ गया ना, व्हिच यू जस्ट मेंशन्ड. तो अब हम जो बाकी के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं तो उनको क्या गारंटी है कि ऐसे और केसेस नहीं है एंड दिस विल नॉट गोइंग टू हैपन? मैम गारंटी तो क्या है, यूपीएससी इटसेल्फ इशूड अ नोटिफिकेशन रिसेंटली कि दैट दे विल ब्रिंग सिस्टमिक रिफॉर्म्स इन द प्रोसेस. एंड गारंटी तो बस यही है कि दैट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. और आई पर्सनली बिलीव कि दैट इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इतनी प्रॉब्लम होती तो द थिंग्स वुड हैव कम क्वाइट फ्रीक्वेंटली. ठीक है, तो क्या है कि दैट एक दो केस हुआ है, एंड आई बिलीव कि उतना ही हो, ज़्यादा नहीं हो, तो फेथ करना पड़ेगा आपको. और मैं मतलब वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दैट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता तो चीज़ें पहले भी आती. ठीक है, तो आई थिंक कि दैट चीज़ें ठीक हो जाएंगी. ओके सर. तो सर एथिक्स के बारे में बात करते हैं. एथिक्स में बच्चे क्या इम्प्रूव, पहले तो आप बताइए कि इसमें पढ़ाते क्या है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है. एथिक्स से पढ़ाते हैं, एथिक्स क्या 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 होता है? आप मुझे थोड़ी सी क्लासेस दे दीजिए पहले. एक्चुअली ethics क्या है, that ethics is the new paper that got added in UPSC. तो जो 2013 में जो चेंजेस हुए थे तो ethics as a paper got added. तो अब इसके काफ़ी सारे डायमेंशंस है. एक डायमेंशन तो ये है कि दैट अगर आप देखोगे तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर में बहुत सारे स्कैम्स, करप्शंस हुए हैं इन द पास्ट. एंड DOPT एंड मेनी एक्सपर्ट कमिटीज हैव सजेस्टेड दिस थिंग कि दैट एक पेपर ऐसा या एक ऐसा मॉड्यूल होना चाहिए जिससे हम लोग कम से कम सिविल एस्पिरेंट्स को ट्रेन तो कर सके ना कि एथिक्स होता क्या है, मॉरल्स होते क्या है, क्या सही है क्या गलत है. तो ये रिकमेंडेशंस आई. अच्छा. अब ऑन दैट बेसिस आई थिंक दैट द पेपर गॉट इंट्रोड्यूस्ड. इनफैक्ट अगर अभी देखोगे तो अभी वन ऑफ अ यूपीएससी मेंबर तो सेड दिस थिंग कि दैट आप एथिक्स के पेपर को ही हटा दो. अच्छा. क्योंकि कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है. तो ठीक है, दैट इज़ ऑलवेज अ परसेप्शन. तो एथिक्स पेपर ओनली एम्स to sensitize the aspirants with respect to the nitty-gritties of ethics. For example, अब हमारे इस पेपर के अंदर में 3 टाइप के फ्लेयर्स आपको मिलेंगे. ये पेपर 3 फ्लेयर से इंस्पायर्ड है: फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग्स फ्रॉम द थिंकर्स एंड फिलोसफर्स. तो जब आप समझते हो कि दैट इमैनुअल कांट ने ड्यूटी को कितना इंपॉर्टेंस दिया, जब आप समझते हो कि गांधी जी ने ट्रुथ को कितना इंपॉर्टेंस दिया, जब आप दूसरी फिलोसफीज पढ़ते हो, ठीक है, जब आप
कॉन्सिक्वेंशलिज्म है फॉर एग्जांपल एक थ्योरी एथिक्स के अंदर में, गवर्नेंस के अंदर में आपने एक वर्ड सुना होगा बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, वो कॉन्सिक्वेंशलिज्म पे बेस्ड है कि अगर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है तो वो सही है। तो मेरा ये पॉइंट है कि दैट आप चेंज हो या ना हो लेकिन आपको ये फ्रेमवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम एथिक्स के अंदर में सिर्फ हम एक सेंसिटिविटी सिखाने की कोशिश करते हैं कि दैट ये 8 की यूनिट्स हैं जिसके अंदर में एटीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आई थिंक कि दैट आप सर्विस करो या ना करो, इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद द मशीन्स, यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपके वर्क प्लेस के ऊपर में। तो आपके अंदर में एक इमोशनल सेंसिटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर अ कंटेंटेड लाइफ। हमको ये कभी नहीं सिखाया जाता। एटीट्यूड क्या होता है, हम लोग सोचते हैं एटीट्यूड माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, सोशल परसुएशन क्या है, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर का भी काम करते हो तो सोशल इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली यूज कैसे करना चाहिए। आपको वैल्यूज है फॉर एग्जांपल इंटीग्रिटी की, इंटीग्रिटी है क्या, बहुत बार लोगों को ऊपर ऊपर का आइडिया होता है लेकिन उनको पता नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूज क्या हैं, उन वैल्यूज का गवर्नेंस के अंदर में क्या रोल है। तो एटलीस्ट पढ़ाना इज समथिंग विच विल ऑलवेज बी हेल्पफुल देन नॉट टीचिंग देम ऑल टुगेदर। तो एथिक्स बहुत बार अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स ऐसे कि दैट नहीं बड़ा फिलोसॉफिकल होना पड़ेगा, बहुत सारी थ्योरीज लिखनी पड़ेगी। नहीं, ethics just wants to see, this ethics paper wants to see that are you a good human or not, are you a good human or not, are you able to understand the sensitivity of the matter or not। कई बार हमको लगता है कि दैट मैटर बहुत सिंपल है लेकिन मैटर के अंदर में उतनी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है बहुत। तो एक गुरुचरण दास की एक बुक है डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, तो उस पूरी बुक का थीम क्या है कि धर्मा इज वेरी सटल। धर्म क्या है ना, तो धर्म फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नहीं सिखा सकते आपको। फॉर एग्जाम्पल हम 8 यूनिट्स के अंदर में या 30-35 क्लास में समझा नहीं सकते कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म को समझने के लिए एक ओरिएंटेशन और कंडीशनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो यूपीएससी देखना चाहता है कि दैट आप में है या नहीं है। तो दिस इज ऑल अ काइंड ऑफ अ थिंग। तो सर आपका कौन सा कोर्स है? आई टेक एथिक्स, और एथिक्स लेने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि दैट माई ऑप्शनल वॉज फिलोसफी। अच्छा, तो क्या है कि दैट वहाँ से एक फिलोसफी का एथिक्स के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्योंकि फिलोसफी का ही एक ब्रांच था अच्छा, एथिक्स, मॉरल फिलोसफी, वहाँ से एथिक्स निकलता है। तो माई इंक्लिनेशन इन दिस इज वाज वेरी नेचुरल बिकॉज ऑफ दैट। तो इसके ऊपर आप ऐसी कोई बुक सजेस्ट करोगे जो मतलब नॉर्मली जो यूपीएससी के भी नहीं हो और वो पढ़ ले और इट विल बी लाइक अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए विच इज यू नो फॉर दिस इम्पोर्टेंट? या हाँ, जैसे अभी मैंने नाम लिया भी डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, आई बिलीव इज अ वेरी गुड बुक। अच्छा, ठीक है, मतलब वो पढ़नी चाहिए आपको। वो आपको मतलब इनफैक्ट गुरुचरण दास हैज रिटन 4 बुक्स, वन इज धर्म, वन इज ऑन अर्थ, वन इज ऑन काम एंड वन इज ऑन मोक्ष। तो अब ये जो डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड है, दिस इज ऑन धर्म, तो दैट इज अ गुड बुक, यू रीड दैट और उसको पढ़ो। सेकेंड इज देयर इज अ बुक बाय माइकल सैंडल बाय द नेम ऑफ जस्टिस। तो ये 2 बुक्स है इन द डोमेन ऑफ एथिक्स विच आई विल सजेस्ट के दे आर गुड बुक्स। सो सर करंट अफेयर्स का बताइए, करंट अफेयर्स अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो अपना उसको कैसे पॉलिश करे? निकिता, एक तो क्या है ना, 2 चीज़ें हैं कि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा करंट अफेयर को एक तो हवा बना दी है। मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं ना, करंट अफेयर्स के लिए एक तो बहुत ज़्यादा ना मतलब ऑब्सेस्ड हुए हैं। यूपीएससी का माइंडसेट देखो, यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है जो आपको क्या है, आपको एक मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, हर पेपर के अंदर में एक उस 2 लाइन वहाँ लिखी थी, 2 लाइन वहाँ लिखी थी, उसको ऐसे अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यूपीएससी विल आस्क अ क्वेश्चन, दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन ऑन दोज पर्टिकुलर थिंग्स जिसका कुछ रेलेवेंसी है। तो रोज रोज पेपर फॉलो करने की आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अंदर भी एक और व्यू पॉइंट आता है, व्यू पॉइंट ये आता है कि दैट अब क्या है ना, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कोई पेपर मत पढ़ो आप लोग सिर्फ मैगजीन पढ़ो, बिकॉज मैगजीन के अंदर में एट द एंड ऑफ द डे मंथ में एक मैगजीन आती है, 80-90 पेज की होती है और वहाँ से आपका सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, आप उसको पढ़ो। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है कि दैट आप करंट अफेयर्स के लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। अब इसके लिए ना कोई भी एक वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है। हमारे पास में एस्पिरेंट भी 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप के एस्पिरेंट ये होते हैं कि जिनका बेसिक कॉम्प्रिहेंशन ही प्रॉब्लम है, मतलब फॉर एग्जांपल जिनके लिए बेसिक कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, जिनके पास में थॉट्स नहीं है, जिनके पास में ओपिनियंस नहीं है, जिनके पास में व्यूज नहीं है, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसको कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला वैसा टाइप का, जिस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा दैट आप एक ओपिनियन बनाने के लिए पेपर पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो,
एक पेपर पकड़ो, हिंदू पकड़ो या इंडियन एक्सप्रेस पकड़ो, एक पेपर पकड़ो और आप उसको पढ़ो, बिकॉज यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन दूसरा बच्चा ऐसा है जो हु हैज़ बीन वेरी वेल रेड, उसको वो फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ता है बहुत, वो ऐसा बंदा है जिसको अगर आइडिया पता है तो वो पेपर पे लिख देगा, उसकी कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम नहीं है, उसके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। उसको मैंने 4 फैक्ट बताए, वो 4 फैक्ट को कॉम्प्लीमेंट करके 2 पेज लिख सकता है, उसके लिए मैगजीन ठीक है, क्योंकि उसको क्या मेजरली फैक्ट और डेटा चाहिए, वो अपने ऊपर काम कर लेगा। लेकिन दूसरे बच्चे के लिए पेपर बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है कि लास्ट ईयर एक इशू चल रहा था फ्री बी का, रेवड़ी कल्चर। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि ये फ्री का जो कल्चर है रेवड़ी कल्चर है। अब क्या था ना, एक एडिटोरियल आई रिमेंबर इन वन ऑफ अ स्टेट इन साउथ इंडिया, व्हाट दे वर डूइंग, दे वर गिविंग टीवी। वो टीवी दे रहे थे, मतलब ना वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी टीवी दे रही थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई टीवी देना तो कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब कैसे जस्टिफाइड है, ये तो प्योरली फ्री भी है, नहीं देना चाहिए। दिस मैटर रीच्ड टू अ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का एक 2013 का जजमेंट है, ठीक है, दैट इज द सुब्रमण्यम केस है 2013 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट टीवी देना फ्री भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉजिक दिए, उन्होंने लॉजिक दिए कि दैट क्या है कि दैट एक बहुत गरीब फैमिली है जिसके अंदर में विमेन है जिनको कभी आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपोजर नहीं मिला, उनके लिए पेट्रियार्की डिफॉल्ट है, उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन डिफॉल्ट है। टीवी इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट वुमेन टू कनेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। शी कैन नो कि दैट वर्ल्ड के अंदर में क्या चल रहा है, शी कैन सी द न्यूज़। अब उस गरीब घर, उस घर के अंदर में बच्चे हैं, उन्होंने कभी टीवी नहीं देखा, वो टीवी देखने के लिए पड़ोसी घर में जाते हैं, यहाँ पे उनको ज़मीन पे बैठने के लिए बोला जाता है, कभी कभी मिस ट्रीटमेंट होता है। वो बचपन से ही उन बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो इरोड कर देता है। अगर उनके घर में टीवी है तो वो डिग्निफाइड तरीके से ही कैन यूज इट फॉर कंज्यूमिंग नॉलेज, दैट वुमेन कैन गेट टू नो द आउटसाइड वर्ल्ड, कैन नो अबाउट हर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी थप्पड़। अब उस पूरी मूवी का थीम क्या था? उस पूरी मूवी का थीम था कि दैट एक थप्पड़ है, वो बात नहीं है, जेंडर वायलेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वुमेन हैं, दे हैव एक्सेप्टेड कि डोमेस्टिक वायलेंस तो हो, इज नॉर्मल, आप रह रहे हो तो कोई बात नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस हो ही जाता है। तो वुमेन एक्सेप्ट कर, बहुत सारे वुमेन एक्सेप्ट करेंगे, एंड आई थिंक यू विल आल्सो एग्री विद दैट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके लिए आपको उनको एक्सपोजर देना पड़ेगा, विच समटाइम्स मीडिया गिव्स, विच समटाइम्स न्यूज चैनल गिव्स। तो उसके लिए वो टीवी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीबी के अंदर में आपने बोल दिया कि साइकिल है, साइकिल तो साइकिल की क्या जरूरत है, साइकिल एक फ्रीबी है। लेकिन अब उसमें ये पॉइंट आता है कि एक ऐसा आदमी है जो मैनुअल लेबरर है, डेली लेबरर है, उसको अगर गांव में काम नहीं मिलता तो वो भूखा सोएगा। लेकिन अगर उसके पास में एक साइकिल है, वो दूसरे गांव जाके काम कर सकता है, वेज कमा सकता है। तो साइकिल उसके लिए इनेबलर है, तो फ्री भी नहीं है। तो मतलब ये कि बहुत अच्छा डायमेंशन वाज गिवन इन वन ऑफ एन एडिटोरियल विच आई रिमेंबर 2-3 साल पहले आया था। अब मेरे को लगता है कि दैट ये एक बहुत आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा ऑन फ्री बी टॉपिक। तो अगर आपके पास वैसे थॉट्स और ओपिनियंस खुद के नहीं है तो फिर आपको ये एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बुकलेट में और मैगजीन में नहीं मिलेगी। वो तो आपको क्या करते हैं, वो बिल्कुल एक टॉपिक को सिंप्लीफाई करके 3 आर्गुमेंट इन फेवर, 3 आर्गुमेंट अगेंस्ट देते हैं, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। बट समटाइम्स यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो मतलब आई थिंक दिस इज द अप्रोच ऑफ करंट अफेयर्स। तो सर जैसे आपने ये अभी बताए एग्जाम्पल्स, तो इसी तरीके से अपने व्यूज़ और कैसे पेपर में लिखें, इन सबको और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को? आंसर राइटिंग। अच्छा, अभी अगेन फिर ये वाला पॉइंट आता है कि आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से मत करो, बिकॉज अगर आपके पास में कुछ कंटेंट ही नहीं है ये तो आपको फ्रस्ट्रेशन ही देगा। 4, 5, 6 months फर्स्ट यू फोकस ऑन कवरिंग द सिलेबस कवर करो, ठीक है, अपना ऑप्शनल कवर करो, ensure that you have adequate content, and then you should start answer writing, not from day one, but yes 6-7 महीने हो गए आपके पास में adequate content है, लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि एग्जाम में ना आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या है कि यूपीएससी को नहीं पता कि आप कितने विलिंग हो, आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने टैलेंटेड हो। यूपीएससी तो आपको आपकी कॉपी से जज करेगा। अगर मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें लेकिन उसको कॉपी पे नहीं उतार पा रहा हूँ तो यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू गिव मी द मार्क्स। तो डी-डे की जो प्रिपरेशन है वो आंसर राइटिंग ही है। तो आई थिंक दैट वंस यू हैव स्पेंड 6-7 months एंड यू हैव एडिक्वेट कंटेंट, तो आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। देयर कैन बी मेनी वेज फॉर दैट। इफ़ यू हैव सम गाइडेंस, कोई सीनियर आपको हेल्प कर सकते हैं तो आप उनको लिख के दिखाओ। अगर नहीं है गाइडेंस अवेलेबल तो यू टेक सम कोर्स और मॉड्यूल। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी कि ये ले लो वो ले लो, जहाँ आपको लगता है
कि सही है वहाँ पे आप लो। इनफैक्ट मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या है कि ना कि अभी एक और बहुत बड़ा परसेप्शन चल रहा है कि आंसर राइटिंग तो मत करो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, वो आंसर राइटिंग जब आप आंसर लिखते हो तो वो बहुत अच्छे आपको रिव्यूज़ नहीं दे रहे हैं, बड़े वेग रिव्यूज़ देते हैं, तो आप आंसर राइटिंग ज्वाइन ही मत करो, ये बहुत व्यू चलता है। तो इसके ऊपर में मेरा एक काउंटर ये है ना कि दैट आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं अगर बोलूँ कि दैट आप बैठ के 3 घंटे के अंदर में ये 20 आंसर्स लिखो, तो 5-7 क्वेश्चन के बाद में माइंड ब्लैंक हो जाएगा, स्टेमिना नहीं है। 5-7 क्वेश्चन के बाद में माइंड को आदत नहीं है सोचने की। तो मैं ये बोलता हूँ कि दैट आप खुद से करो अगर डिसिप्लिन है तो, नहीं है तो कोई भी आप असिस्टेंस लो, कोई कोर्स लो, लेकिन अपने माइंड को ट्रेन करो कि 20 क्वेश्चन लिखो। रिव्यू क्या मिल रहा है, इवैल्यूएशन क्या हो रहा है, उसको 2 मिनट के लिए रख दो, उसको साइड में रखो। आप सिर्फ इसलिए करो कि दैट आपके अंदर में एक स्टेमिना बने कि 3 घंटे तक मेरे को बिना रुके, बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम जाए लिखना है, मेरे दिमाग को उतना काम करना है। तो उसको ट्रेन करने के लिए प्लीज़ करो ये वाला काम। तो वो आइडिया ना कि दैट नहीं लिखो ही मत। नहीं वो सर ये तो जैसे बेसिक है, क्योंकि लिखने में तो और भी हमारे ज़्यादा थॉट्स आते हैं। जितना हम अपने दिमाग की चीज़ें निकालेंगे हमारे दिमाग में नए थॉट्स आएंगे। ये मैंने कहीं सही, पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक्चुअल में वैसे भी बट ये एक है, हाँ। दिस इज द थॉट कि अरे मतलब आप मत ज्वाइन करो क्योंकि वो ही कर रहे हैं। मतलब ठीक है, आई डोंट से दैट आप बहुत ज़्यादा वो करो, मतलब हाई फाई चीज वो करो, लेकिन ये हाँ तो चॉइस प्रैक्टिस करना। करो, हाँ कुछ तो प्रैक्टिस खुद से करो। लेकिन खुद से कई बार क्या होता है ना कि वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब मैं बोलूँ अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आपके पास में या तो आप देख लो कोई सीनियर आपके पास में जो आपको हेल्प कर दे। ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर दे जिसने 2-3 बार मेंस दिया हुआ है या इंटरव्यू दिया हुआ है, या तो वो करो, लेकिन करो ज़रूर। तो सर और यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जो बहुत ही नॉर्मल है? आई मीन जो होनी नहीं चाहिए, ऐसी कौन सी गलती आपको लगती है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट करता है? सबसे पहली गलती तो है चेंजिंग योर कोर्स एंड योर स्ट्रेटेजी टू ऑफन। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बार देखता हूँ दैट आपने ज्योग्राफी के लिए 5 बुक्स पढ़ ली है, या आपने एक बुक स्टार्ट करी। फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स आप सब्जेक्ट ले लो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी, एक बुक आपने स्टार्ट करी, 15 पेज पढ़े, फिर किसी ने बोल दिया कि नहीं वो वाली बुक अच्छी है, फिर उसको छोड़ा, दूसरे पे चले गए, फिर कुछ और पता चल गया, फिर उस पर चले गए। तो मेरा पॉइंट क्या है ना कि दैट मैंने 1 महीना भी वेस्ट कर दिया, और ज्योग्राफी या पॉलिटी के लिए मैंने 5 किताबों के 15-15, 20-20 पेज पढ़े हुए हैं, कंप्लीट कहीं भी नहीं हुआ है। मेरा ये पॉइंट है कि दैट आप 2 दिन का टाइम लो, 5 दिन का टाइम लो, 10 दिन का टाइम लो, 1 महीने का टाइम लो, लेकिन पहले समझ लो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिसोर्स अच्छा है, फाइनलाइज कर लो, देन स्टिक टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। वैल्यू एडिशन के लिए आपको कुछ चाहिए तो आप वो करो, लेकिन ऑल टुगेदर अपने रिसोर्सेज बार बार मत चेंज करो, बिकॉज 5 बुक एक बार पढ़ने का मत से उतना क्लैरिटी नहीं आएगी जितनी एक बुक को 5 बार पढ़ने से आएगी। तो डोंट चेंज योर सोर्सेज टू ऑफन, गिव टाइम, लेकिन एक बार कन्विक्शन लेके आओ और उनको फॉलो करो। सेकेंड थिंग इज दिस कि दैट डोंट बी ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी टीचर। फाइन, हर किसी इंस्टीट्यूशन के, हर किसी टीचर्स के कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें आई नॉट से कि खराब है, बट मे बी उनसे अच्छा किसी दूसरे के पास हो। बेटर मिल जाती है। तो माई पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, वो चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि दैट मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे मेंटोरशिप अवेलेबल है, तो स्टूडेंट्स को उसका यूज़ करना चाहिए, बिकॉज आप जो बहुत एफर्ट लेके समझोगे ना, वो किसी ने सॉर्ट कर लिया ऑलरेडी, तो कर लिया तो आप उसी से ले लो वो चीज़। फिर एक क्या है, ये सबका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मतलब मैं कुछ चीज़ों में सोचता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा। देखिए यूपीएससी के अंदर ना एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है, तो बहुत रिजिडिटी मत रखो कि नहीं मेरे को तो क्लास की लेनी है या मेरे को क्लास नहीं लेनी है। तो 2 एक्सट्रीमिटीज़ है, जहाँ पे आपको लगता है कि डूएबल है, सेव योर टाइम, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि दैट नहीं ये मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, तो आप 200 घंटे वेस्ट करके उस चीज़ को क्रैक करोगे। 20 घंटे की क्लास अगर उस चीज़ को आपको क्रैक करके दे रही है तो वहाँ पे जाओ। पहला तो डोंट चेंज योर सोर्सेज, सेकंड मैंने बोला था कि दैट मेंटोरशिप वहाँ पे ले लो। तीसरा मैंने बोला था कि किसी के आप फॉलोवर मत बन। ठीक है, अब फिर मैं 4th चीज़ ये बोल रहा हूँ कि दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी मच मोनोटोनस, प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी अनग्लैमरस, यू हैव टू लिव विद दैट, एक्सेप्टेड, यू हैव टू लिव विद दैट। और चीज़ें जब बोरिंग होती है ना, वहीं उसी को बार बार करना ही एक्चुअली में आपको एक्सेलेंस लाके देगा। डिसिप्लिन। ये एक बुक है जेम्स क्लियर की, एटॉमिक हैबिट्स,
हाँ हाँ मैंने पढ़ी है। हाँ, तो उस बुक के अंदर में ना एक ये आता है कि दैट हम लोग क्या सोचते हैं ना कि दैट ऐसे मतलब आप हाँ, इतना एफर्ट दोगे आपको ऐसा लीनियर आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको आपका ग्राफ यू जाके जाता है ऊपर। तो एफर्ट आपने पहले बहुत दिया बहुत दिया बहुत दिया, कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एक टाइम के बाद में ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन दिखती नहीं है वो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रॉप कर जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग ड्रॉप कर जाएंगे, एंड दिस विल हैपन एवरीवेयर यू गो। अब देखो कि कितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन कितने लोग हैं जो एक अच्छी फिजिक बना पाते हैं? तो बहुत कम के बना पाते हैं। वो क्यों बना पाते हैं? वो इसलिए बना पाते हैं कि 15 दिन 20 दिन यू नॉट सी एनी रिजल्ट इन योर बॉडी। सेम मेरे साथ है सर। मैं 2 साल से जिम जा रही हूँ, मेरे को देख के लगता तो तो वही है कि दैट 2 साल में पता नहीं कभी जा रही हूँ, तो फिर 2 महीने छोड़ देती हूँ। तो वही है, यू हैव टू बियर दिस मोनोटनी। और मैंने पढ़ी भी है एटॉमिक हैबिट्स, फिर भी मैं नहीं जा पाती। तो वही है कि दैट मोनोटनी आपको बियर करना पड़ेगा। आप उसको पहले दिन ही मान लो, क्योंकि जब वो अनएक्सपेक्टेडली आएगा ना तो फेल करेगा। एंड एक्चुअली यू आर राइट। ऐसा ही ना, मैं यहाँ पे रिलेट कर सकती हूँ। शुरू में तो जिम जाओ, अपने कपड़े वपड़े नए ले आती हूँ मैं, और मैं जिम जाती हूँ और 1 महीना 2 महीना गई हूँ और नहीं फर्क नहीं दिख रहा है या कुछ भी ऐसे ही। फिर उसके बाद थक गई, बोर हो गई, गाने भी सारे सुन लिए, अब और कौन से नया गाना सुनो, पुराने हो गए कपड़े, छोड़ो ना, आज नहीं जाती कल नहीं जाती, ऐसे 1-2 दिन में सो गए, पूरा डिसिप्लिन खराब हो गया। फिर उसके बाद जब सांस चढ़ने लगती है, आई मीन चल रहे हो, आपकी सांस फूल रही है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं जिम जाना है। फिर ऐसे ही मैं 2 साल से जा रही हूँ सर, और मेरा 1 किलो भी कम नहीं हुआ। तो आई एग्री विद दिस। वो मतलब यू आर ठीक, मतलब आपने सही क्रैक कर रहा है। तो सर अपना एथिक्स का क्रैश कोर्स के बारे में प्लीज आप बताइए। क्रैश कोर्स मतलब क्या है कि दैट हमारा अप्रोच वी स्टार्टेड आफ्टर दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड अप्रोच सिर्फ एक सिंपल सा है कि दैट ना मैं आपको, देखिए क्या है ना, फाउंडेशन कोर्स में हम कोशिश करते हैं कि दैट आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। यहाँ पे ना तो हम आपको सिखा सकते हैं और ना आपके पास में टाइम है सीखने का। तो मतलब सिंपल सा अप्रोच ये है कि दैट हर एक यूनिट के लिए एक क्लास, और उस क्लास के अंदर में आपको प्रिसाइज कंटेंट प्रोवाइड करना है, सो दैट अगर एग्जाम के अंदर में आएगा तो भैया यही कंटेंट लिखना है। नो लैंग्वेज, नो ब्लैबर, ओनली कोर कीवर्ड्स एंड कोर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब फॉर एग्जांपल नोट्स के अंदर में ये 11 पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यही 11 पॉइंट के अंदर में से ही अपना आंसर निकालना है। तो आइडिया इज दैट आपको एक पतला सा मटेरियल और क्लास मिल जाए जो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे कि कंटेंट की कमी नहीं होगी। अगर उसके बाद में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम कंटेंट की वजह से नहीं है, वो प्रॉब्लम इसकी वजह से है कि दैट आप आइडियाज को पेपर पर जॉट डाउन नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि जितने भी यूनिट्स हैं उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं उसके अंदर में जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिए टू द पॉइंट प्रिसाइज कंटेंट आपके पास में हो। सेकेंडली वी इंश्योर कि दैट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर में वो सारे क्वेश्चंस का अप्रोच वगैरह हम लोग यहाँ पे कर दें, बिकॉज हम ये क्लास के अंदर में भी देखते हैं, वी सी इट क्वाइट ऑफन कि कुछ एरियाज हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल एटीट्यूड है, फाउंडेशनल वैल्यूज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है। हर यूनिट के अंदर में देयर आर सर्टेन सोर्सेज जहाँ पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ओवर फोकस्ड और स्पेसिफिक कंटेंट 8 to 10 classes we have, and that is the entire approach for crash course. Simple and to the point, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है। चलो सही है, मतलब 10 दिन का ये क्रैश कोर्स। बस एंड सिंपल दिस वर्ड ओनली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स आउट देयर। एक ही मैसेज है कि दैट यूपीएससी इज़ अ ड्रीम एंड इट माइट बी ड्रीम फॉर यू, बट समटाइम्स देखिए क्या है कि दैट आप एफर्ट लगा सकते हो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो बी ओपन फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि दैट एट द एंड ऑफ द डे डेस्टिनी विल प्ले इट्स रोल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, गिव योर बेस्ट, बट डोंट एक्सपेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि व्हेन यू आर नॉट टू मच अटैच्ड विद द रिजल्ट, तब सक्सेस बहुत इजीली आ जाती है। तो अटेंड, फोकस में और मेहनत के अंदर में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, नो एट द एंड ऑफ द डे एक और चीज़ है कि दैट इस जर्नी में एकेडमिकली और जॉब वाइज कुछ मिले या ना मिले, एक अच्छा इंसान तो ये ज़रूर जॉब आप, ये आपकी तैयारी आपको ज़रूर बना देगी। बिल्कुल। तो उसको बस एक देखें। सर एक और चीज़ बोल रही थी, जैसे आपको कोई पूछता है कि आप क्या पढ़ाते हो, तो आप ये तो नहीं बोलते कि मैं एथिक्स के लेसन देता हूँ। एक्चुअली
है ना, ये बड़ा बड़ा मजेदार हो जाता होगा कि मैं एक्चुअली एथिक्स के लेसन देता हूँ, आपको चाहिए क्या? एक्चुअली क्या है ना मैम, अभी तो एथिक्स थोड़ा सा ना डिमोनाइज भी हो गया है, है ना? ठीक है, इन द पास्ट फ्यू इवेंट्स दैट हैव हैपेंड, कि दैट भाई एथिक्स पढ़ा रहे हैं लोग, और यूपीएससी के अंदर में ही बहुत बार ऐसे ऑफिसर्स आपको मिलेंगे जो एथिक्स का पेपर भी लिख के आए, नंबर भी अच्छे लेके आए, लेकिन एथिक्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप क्या एथिक्स पढ़ा रहे हो? तो हो जाता है कभी कभी, बट जैसे पर वो ये कि हर हर चीज़ दुनिया में होती है, और वो अडेप्शन की बात होती है, मुझे लगता है कि Right. हाउ यू आर अडेप्टिंग थिंग्स। हमें लेसन्स तो हर जगह मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो सेकंड क्लास के बच्चे को आप पढ़ाने गए, लेकिन आपने वहाँ से सीख लिया क्योंकि आप सीखना चाहते थे अपनी जर्नी में। सो इट्स ऑल डिपेंड कि हम कितना सीखना चाह रहे हैं। आप कितना भी सिखा लो, एज अ टीचर भी सर मैं यही कहूँगी कि आप चाहे कितना भी सिखा लो, लेकिन सामने वाला सीखने वाला भी होना चाहिए। सो इट्स, राइट राइट है ना, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। राइट, एक अच्छे टीचर को एक अच्छा स्टूडेंट भी चाहिए। यस दैट्स राइट। मतलब इनफैक्ट मतलब टीचर टीचर तो मतलब टीचर इज नथिंग, टीचर भी एक स्टूडेंट ही है। मतलब टीचर क्या है, टीचर अल्टीमेट टीचर तो आई डोंट थिंक कुछ एग्जिस्ट करता है, कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे सब कुछ सीख लिया होगा। सोक्रेटिस हैं ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने ये आपका बड़ा पन है सर, पर टीचर को एक भगवान का स्थान दिया गया है। मतलब आज के टाइम पे तो आई थिंक मोर वो गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो गई है, मोर ऑफ अ क्लाइंटिज्म आ गया है। आज के टाइम पे बच्चा टीचर को पर्टिकुलरली मैं नहीं मानता हूँ कि दैट ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पे देता है वो स्थान। यहाँ पे क्या है कि टीचर को बच्चों को खुश भी करना है, उनको परफॉर्म भी करके दिखाना है, सब है। बट एक वही बात जो मैं बोल रहा था कि सोक्रेटिस ने एक बोला है कि दैट आई नो आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। सोक्रेटिस ने बोला था कि मेरी इंटेलिजेंस इसी में है कि मेरे को कुछ नहीं पता, ये मेरे को पता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि दैट एक टीचर ऐसा नहीं हो सकता कि दैट उसको सब कुछ पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको नहीं पता। ही ऑलवेज नीड टू बी ओपन टू लर्न, और वो लर्निंग कहीं से भी आ सकती है। वो लर्निंग स्टूडेंट के थ्रू आ सकती है, वो लर्निंग आपको कोई सड़क पे चलता हुआ इंसान दे सकता है, वो लर्निंग आपको कोई भी दे सकता है। तो टीचर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, हमेशा वो लर्निंग के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। तो सर मैंने तो आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ आपसे लर्निंग्स ली है, और आई टेक दिस फॉर माई लाइफ। सो थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए और इतनी सारी चीज़ें अपनी शेयर करने के लिए। जैसे ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो डेफिनेटली बाकी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। I would thank you for having me here, सर and it all was my really, pleasure. really such a nice session. Thank you so much to you too. Thank you so much sir, thank you so much for coming. Thank you.